नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं भगवान के आशीर्वाद से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्वराज्य पार्टी को पढ़ा था। एक्चुअली हम स्वराज्य पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के बाद आज़ादी प्राप्त करने के लिए, असहयोग आंदोलन के बाद आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश में जो कार्यक्रम हुए, हमारे देश में जो गतिविधियां हुई, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, अब दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जो गांधी के अपने फैन थे, गांधी जी के जो अपने अनुयायी थे, उन लोगों ने भी गांधी जी की इस कार्यक्रम का, गांधी जी के इस एक्शन का क्या किया? विरोध किया। गांधी जी के इस एक्शन का उन्होंने विरोध किया कि भैया आपको असहयोग आंदोलन अचानक से वापस नहीं लेना चाहिए था, ये गलत है। और आपने देखा था मोतीलाल नेहरू ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि ऐसे समय में सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने पर कहा था कि ऐसे समय में जब आंदोलन बहुत सही जा रहा था, उसे अचानक से वापस ले लेना ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, अब घटना क्या होती है बेटा, जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लेने से कल हमने पढ़ा था कि हमारे देश में जो विचारधाराएं थीं वो दो भागों में बट गईं। दो भागों में कौन कौन से में बट गईं? पहले में बटी थी बेटा, पहले में जो विचारधारा थी वो थी शांतिपूर्ण आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्वराज्य पार्टी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन बेटा, स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य था विधानसभा के चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और विधानसभा में जाकर अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करना, ये काम था स्वराज्य पार्टी का। जबकि क्रांतिकारी आंदोलन में क्या था कि हम अंग्रेज सरकार के अंदर खौफ पैदा करेंगे। जो अंग्रेज़ अधिकारी गलत काम करेगा हम उसको गोली मार देंगे, और जब हम 10-5 को गोली मारेंगे तो सरकार खौफ में आ जाएगी, और खौफ में आ जाएगी सरकार तो शायद देश छोड़ करके सरकार चली जाएगी। इन लोगों ने हिंसा के रास्ते को अपनाया, इन लोगों ने हिंसा के रास्ते को अपनाया। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी आधुनिक भारत के इतिहास की किताबों में इस क्रांतिकारी आंदोलन को आतंकवाद शब्द से या आतंकवादी शब्द से पुकारा गया है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल एक बार भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जितना गांधी महत्वपूर्ण है उतना भगत सिंह महत्वपूर्ण हैं, जितना सुभाष चंद्र बोस जितना आपके जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण हैं, उतने ही चंद्रशेखर आज़ाद महत्वपूर्ण हैं। तो ये हम क्रांतिकारी आंदोलन को आज पढ़ने जा रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे महान नेताओं ने क्या किया था? उन्होंने इस तरह से हिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेज सरकार क्या क्या गलत करती थी, आज हम उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं, और क्रांतिकारियों ने उसका कैसे जवाब दिया ये भी हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कभी कोई पूछे कि क्रांतिकारी आंदोलन क्या थे तो आप ऐसे बताइएगा, क्रांतिकारी विचारधारा एक ऐसा समूह थी जो हिंसा के द्वारा अंग्रेज सरकार के मन में खौफ पैदा करना चाहती थी, अंग्रेज सरकार के मन में खौफ पैदा करना चाहती थी, और इसी के दम पर उसे अपने देश से बाहर निकालना चाहती थी। बेटा, जो क्रांतिकारी आंदोलन है हमारे देश में, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। फटाफट से अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसे हमारे देश में दो भागों में बांटा गया है। एक कौन से?
ऐसा आंदोलन, ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन जो असहयोग आंदोलन से पहले हुए हैं, असहयोग आंदोलन से पहले हुए हैं। दूसरा कौन सा था बेटा? दूसरा जो असहयोग आंदोलन से पहले यानी 1920 से पहले के जो है उसको हम इसमें पढ़ेंगे, और जो असहयोग आंदोलन के बाद हुए हैं उसमें उनको हम इसमें पढ़ेंगे। जो असहयोग आंदोलन से पहले हुए इसमें, और जो असहयोग आंदोलन के बाद में हुए उनको इसमें। इस तरह से हम दो को पढ़ेंगे। अच्छा, अब उसके बाद इसमें भी हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। दो चीज़ों को क्या? ऐसे आंदोलन जो भारत में हुए हैं और ऐसे आंदोलन जो भारत से बाहर हुए हैं। ऐसे आंदोलन जो भारत में हुए हैं और ऐसे आंदोलन जो भारत से बाहर हुए हैं। देखिए, भारत में जो आंदोलन हुए थे वो विभिन्न राज्यों में हुए। विभिन्न राज्य कौन कौन से थे? तो एक हम देखते हैं, सबसे पहला जो है वो है महाराष्ट्र, दूसरा है बंगाल, तीसरा है बिहार, चौथा है दिल्ली और पांचवा है पंजाब। यहाँ आंदोलन हुए। भारत से बाहर जो आंदोलन हुए, जर्मनी में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, भारत के लिए हुए थे ये सब। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए हों, भारत से बाहर कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। इन पर भी विचार विमर्श करेंगे, लेकिन आज हम भारत के अंदर वाले की बात करेंगे। दोबारा सुनिएगा, एक ऐसी विचारधारा जो हिंसा के दम पर अंग्रेजों में खौफ पैदा करके देश को आज़ादी या स्वशासन की प्राप्ति की विचारधारा रखती थी, उसे हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये दो भागों में बांटे गए, एक तो असहयोग आंदोलन से पहले और एक असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन से पहले जो हुए उन्हें दो भागों में बांटा गया, एक तो भारत के अंदर और एक भारत से बाहर। भारत के अंदर जो हैं उनमें महाराष्ट्र राज्य में, बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में, दिल्ली राज्य में और पंजाब राज्य में। आज हम सिर्फ इन्हें पढ़ेंगे और मैं फिर बता दूं कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आप ये जान लीजिए, नासिक षड्यंत्र केस इतना फेमस केस है। अनंत लक्ष्मण कन्नहरे इस केस के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। आप पूरी किताबें पढ़ लीजिए, हर किताब है, हर पुस्तक, लगभग हर पुस्तक जो है वो इतना लिख देती है कि साहब नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है अनंत लक्ष्मण कन्नहरे ने जो है वो हत्या की, कि जिसकी भी की उससे मतलब नहीं है, लेकिन कारण कोई नहीं बताएगा। आप YouTube पे देख लीजिएगा, कारण बहुत कम, ना के बराबर, एक दो मिल जाए आपको 2000 वीडियो में तो बहुत बड़ी बात है। हम कारण और कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। कारण और कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की क्यों बात कर रहे हैं सुनिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा कंसेप्ट के साथ। पहले महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की क्यों बात कर रहे हैं? तो बेटा 1918 में अंग्रेज सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसे कहा जाता है विद्रोह कमेटी। विद्रोह कमेटी 1918 में एक कमेटी बनाई थी अंग्रेज सरकार ने जिसे कहा जाता है विद्रोह समिति। और इस विद्रोह समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भैया जो है भारत में सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन जिस राज्य में हुए हैं वो महाराष्ट्र है। दोबारा से सुनिएगा, महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं। 1918 में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था विद्रोह कमेटी। इस विद्रोह कमेटी ने ये कहा कि भारत में सबसे पहले आंदोलन अगर किसी राज्य में हुए हैं तो वो राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये आंदोलन स्टार्ट करने का श्रेय जो है वो 1879 में, और व्यक्ति थे आपके वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के
ये इनके द्वारा महाराष्ट्र में पहला क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था तो स्टोरी सुन लीजिए। वासुदेव बलवंत फड़के साहब जो हैं वो सेना में नौकरी करते थे या अंग्रेज पुलिस में नौकरी करते थे। इनकी माँ का पत्र इनको प्राप्त होता है। इनकी माँ इनको एक पत्र लिखती हैं कि बेटा घर जल्दी आ जा, हो सकता है तू देर करे तो मैं तुझे ना मिलूं। इन्होंने ऐसा पत्र लिखा और इन्होंने सरकार से, अंग्रेज सरकार से छुट्टी मांगी। अंग्रेज अधिकारियों ने इनसे छुट्टी नहीं दी इनको, उल्टा इनके साथ अभद्रता की। लेकिन फिर भी ये बिना सूचना के वहाँ से चले आए और जब ये वहाँ से चले आए और घर आके देखा तो इनकी माँ का जो है वो स्वर्गवास हो चुका था, यानी माता जी की डेथ हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने उल्टा इन पर एक्शन लिया। इससे ये बहुत नाराज़ हुए और इन्होंने एक दल बनाया। मैं दल बोल रहा हूँ, आंदोलन नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम था रामोसी कृषक दल। रामोसी कृषक दल, ये दल बनाया। इस दल के माध्यम से जो है ये अंग्रेज़ों को भारत से निकालना चाहते थे। इस दल के माध्यम से ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसक आंदोलन किए थे। इन्होंने बहुत सारी जगह पे बड़ी बड़ी लूटमार की, बड़ी डकैती की। अंग्रेज़ सरकार के लिए इन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचाई और 1890 में अंग्रेज़ सरकार ने इस आंदोलन का दमन किया। 1890 में अंग्रेज़ सरकार ने इस आंदोलन का दमन किया। ये मैं फिर बता दूं, हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं जिसमें पहला महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 1918 में अंग्रेज सरकार ने देश में विद्रोह कमेटी बनाई थी जिसमें इनकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जहां क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई। और इसमें पहली क्रांतिकारी गतिविधि 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक दल के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसे 1890 मतलब लगभग 10 साल बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये पहली घटना थी महाराष्ट्र में। दूसरी घटना आप सबको याद होगी और दूसरी घटना की फेमस डेट 22 जून 1897। 22 जून 1897 1897 बहुत फेमस है। हम सब लोग इसको पढ़ चुके हैं और हमने इसको कहाँ पढ़ा था आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही अच्छा है। 22 जून 1897 बाल गंगाधर तिलक के 2 शिष्य थे और 2 शिष्य कौन कौन से थे। एक था, पहले जो शिष्य थे 22 जून 1897 को बाल गंगाधर तिलक के 2 शिष्य कौन कौन से, दामोदर चापेकर और दूसरे थे बाल कृष्ण चापेकर। एक थे दामोदर चापेकर और दूसरे थे आपके जो है दामोदर चापेकर, दूसरे थे बालकृष्ण चापेकर। ये 2 बाल गंगाधर तिलक के जो है वो शिष्य थे और इन्होंने क्या किया था, प्लेग कमेटी के अध्यक्ष कौन कौन थे, तो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे आयर्स्ट और रैंड। उन दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये महाराष्ट्र में होने वाली दूसरी क्रांतिकारी घटना थी जो 22 जून 1897 को हुई थी। इसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के 2 शिष्य दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग समिति के अध्यक्ष आयर्स्ट और रैंड की गोली मार करके हत्या कर दी थी। एक्चुअली उस समय पूना में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग की जांच के लिए अंग्रेज़ घर घर जाते थे और घर में जाते समय वो हमारे देश में माता बहनों से बदतमीज़ी करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने इसको अपने अखबार में छापा, दोनों भाइयों ने पढ़ा और उसके बाद मस्त बंदूक उठाई और मस्त आयस्ट और रैंड को गोली मार दी। इसको बेटा हम लोग जो है
महाराष्ट्र में दूसरी क्रांतिकारी घटना जो है वो मान सकते हैं। अच्छा, तीसरी महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटना का जो श्रेय है वो जाता है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर की हाल ही में जयंती भी थी। तो देखिए यहाँ ये दो भाई थे और आप प्लीज़ इस पर ध्यान से अच्छा सा नोट्स बनाइएगा। विनायक दामोदर सावरकर सावरकर और दूसरे थे गणेश दामोदर सावरकर। इन्हें हम लोग बाबा साहब सावरकर भी कहते हैं। और देखिए महाराष्ट्र में एक बड़ा फेमस नाम आप सब ने सुना होगा, विनायक दामोदर सावरकर। दूसरा गणेश दामोदर सावरकर। ये गणेश दामोदर सावरकर साहब जो थे वो विनायक दामोदर साहब के बड़े भाई थे, सगे बड़े भाई थे और इन्हें बाबा साहब सावरकर भी कहा जाता है। बड़ा योगदान है इनका दामोदर सावरकर साहब का। और ये जो है 10 साल काले पानी यानी अंडमान निकोबार में भी बंद रहे और उसके बाद इन्होंने कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम दिया। इन क्रांतिकारी घटनाओं में हम सबसे पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। इन क्रांतिकारी घटनाओं में हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर और बीडी सावरकर ने 1899 में दोनों भाइयों ने 1899 में एक महत्वपूर्ण संस्था मित्र मेला की स्थापना की। 1904 में यही मित्र मेला जो है वो अभिनव भारत के नाम से जाना गया। यही मित्र मेला जो है वो अभिनव भारत के नाम से जाना गया। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आगे चल के 1904 में जो है वो अभिनव भारत के नाम से जाना गया। अच्छा, अब आता है नासिक षड्यंत्र केस। बहुत महत्वपूर्ण केस है, देखिए इधर नासिक षड्यंत्र केस। एक्चुअली नासिक षड्यंत्र केस, नासिक का जो जिला मजिस्ट्रेट था वो था जैक्सन जो है वो नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था। और ये जैक्सन जो है वो संस्कृत भाषा का और मराठी भाषा का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसीलिए इस जैक्सन को जो है वो मराठी पंडित कहा जाता था या जैक्सन पंडित भी कहा जाता था, क्योंकि ये मराठी भाषा ज्ञाता था। और ये कहता था कि मैं पूर्व जन्म में भारतीय था, इसलिए भारतीय लोगों के साथ मेरा बड़ा लगाव है। मैं पूर्व जन्म में भारतीय था, इसीलिए भारतीय लोगों के साथ मेरा बड़ा लगाव है। ये ऐसी बात करता था। लेकिन भैया होता क्या है, ज़रा सुनिएगा। होता ये है कि 3 दोस्त थे। एक थे आपके अनंत लक्ष्मण कन्हरे, ठीक है। एक थे आपके अनंत लक्ष्मण कन्हरे, युवा थे, क्रांतिकारी थे। दूसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम था कृष्णा जी करवे कह लीजिए या कारवे कह लीजिए। कृष्णा जी गोपाल करवे दूसरे दोस्त ये थे। और ये कृष्णा जी गोपाल करवे जो हैं ये वकील थे और ये जैक्सन जो है जिला मजिस्ट्रेट था। और ये जो है जो भी डिसीजन देता था ये उस डिसीजन को बड़े ध्यान से पढ़ते थे। तीसरे जो थे
उनका नाम था विनायक दामोदर देशपांडे। ये इनके तीसरे दोस्त थे, विनायक दामोदर देशपांडे या विनायक नारायण देशपांडे। दोबारा सुनिएगा, नासिक षड्यंत्र के केस के अंतर्गत नासिक का जो जिला मजिस्ट्रेट था वो था जैक्सन, और ये मराठी भाषा का, संस्कृत भाषा का ज्ञाता था, और ये अपने आप को जो है, लोग इसको जो है मराठी पंडित या जैक्सन पंडित के नाम से जानते थे। और ये स्वयं को भारतीयों का बड़ा हितैषी बताता था। ये कहता था मैं भारतीयों का बड़ा हितैषी हूँ, मैं पूर्व जन्म में क्या था, मैं खुद भारतीय था। लेकिन 3 दोस्त थे, एक थे अनंत लक्ष्मण कन्नरे, दूसरे थे कृष्णाजी गोपाल कर्वे, और ये इसके हर डिसीजन को बड़े ध्यान से पढ़ते थे, और तीसरे थे विनायक नारायण देशपांडे। अब जो कृष्णाजी गोपाल कर्वे थे, इसके हर डिसीजन को पढ़ते थे। ये पहले डिसीजन में क्या देखते हैं कि ये जैक्सन जो अपने आप को भारतीयों का समर्थक बताता है, वो एक निर्णय क्या देता है कि एक अंग्रेज अधिकारी जो है वो गोल्फ खेल रहा था, और जब वो गोल्फ खेल रहा था तो एक भारतीय ने उसकी बॉल को छू लिया। इसी बात पर उस अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय को इतना पीटा कि उस भारतीय की डेथ हो गई। और उस भारतीय की डेथ हो गई, मामला इनके केस में आया, मामला इनके कोर्ट में आया। तो जैक्सन डिसीजन क्या देता है कि उस अंग्रेज अधिकारी का ट्रांसफ़र कर देता है, यानी उसने मार के हत्या कर दी है, और सिर्फ बॉल छूने के लिए, और ये क्या करते, सिर्फ उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। और क्या कहते हैं, लोगों ने पूछा भैया डेथ हो गई है और तुमने इतनी कम सज़ा दी है, तो इसने ये कहा डेथ इससे नहीं हुई है मारने से, उनको जो है लूज मोशन ज़्यादा हो गए थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई है, ये इसने कहा। पहला इसका निर्णय, और ये निर्णय देख रहे थे कृष्णाजी गोपाल कर्वे, इन्होंने ये निर्णय को बड़े अच्छे से पढ़ा। फिर दूसरा इन्होंने क्या निर्णय दिया, कालिका जी का मंदिर है, और वहाँ मंदिर से जो है कुछ लोग लौट रहे थे, कुछ युवा, और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे। इन्होंने क्या किया, सारे युवाओं को उठा के जेल में डाल दिया। कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इससे क्या हो रहा है, इससे राजद्रोह की बू आ रही है, इससे लग रहा है कि तुम राजद्रोह के मूड में हो। मतलब हम वंदे मातरम गा रहे थे और तुमने उतने में ही जो है इतना बड़ा काम कर दिया। चलो खैर, इस निर्णय को भी कृष्ण जी गोपाल जी कर्वे ने देखा। अच्छा, ये वकील थे ना। अच्छा, तीसरा निर्णय इनका क्या आता है, ये क्या करते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर के भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर, यानी बाबा साहब सावरकर ने 20 गीतों की एक पुस्तक लिखी थी। बड़े अच्छे गीत थे, भजन थे, लोग कहते भजन, 20 भजनों की एक पुस्तक लिखी। इसने क्या किया, जैक्सन ने ये कहा कि ये जो भजन की किताब लिखी गई है ना, ये कोनो किताब नहीं है, ये क्रांति के लिए लिखी गई किताब है, इसको जो पढ़ेगा वो राजद्रोह कर देगा। अच्छा, बस इसी बात पे इसने उन बाबा साहब सावरकर को, गणेश दामोदर सावरकर को जेल भेज दिया। और ये निर्णय भी कृष्णाजी गोपाल कर्वे देख रहे थे। उन्होंने ये बातें अपने इनके साथ डिस्कशन की कि ये जैक्सन अपने आप को भारतीय बताता है, जैक्सन अपने आप को भारतीयों का हितैषी बताता है, लेकिन हर निर्णय ये भारतीयों के विरोध में देता है। बस इसी बात पर 21 दिसंबर 1909 की बात है, जब इस जैक्सन का ट्रांसफ़र होकर नासिक से ये मुंबई जा रहा था। नासिक से इसका ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई में ये कमिश्नर बना था, यानी इसको प्रमोशन मिल गया था। बस अनंत लक्ष्मण कन्नरे ने, डेट थी बेटा आपकी 21 दिसंबर 1909। 21 दिसंबर 1909 को बेटा जब इसकी ना फेयरवेल पार्टी चल रही थी, फेयरवेल पार्टी मतलब जब इसका विदाई सम्मान समारोह चल रहा था, बस अनंत लक्ष्मण कन्नरे ने क्या किया, इसको 4 गोलियां मार दी, सामने जाके 4 गोलियां मार दी, और उन्होंने खुद भी जहर खाने का प्रयास किया ताकि उनसे कोई पूछ ना पाए कि ये हुआ क्यों है। साहब
जो है वो अनंत लक्ष्मण कनेरे को पकड़ लिया गया, बाद में इनको भी पकड़ा गया और इनको भी पकड़ा गया और इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। बेटा इसी को जो है 19 अप्रैल 1910 को 19 अप्रैल 1910 को इन तीनों लोगों को इसके लिए फांसी दे दी गई। तो ये था आपका नासिक षड्यंत्र केस, या ये था आपका महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनका विवरण। अब हम अगला राज्य लेते हैं महाराष्ट्र के बाद जल्दी से। वो अगर आप मैंने वो चार्ट बनाया था, अगर आपने वो चार्ट देखा हो तो अगला राज्य जो है आपका, अगला राज्य जो है आपका, अगला स्टेट जो है, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा इशू है, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा। अगला राज्य आपका जो है वो है बंगाल। कौन सा राज्य बेटा? बंगाल। बंगाल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बंगाल में मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़, बंगाल में जो पहला गुप्त संगठन था, क्रांति का जो पहला गुप्त संगठन था, उसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति ये बंगाल में पहला जो है वो गुप्त संस्था थी। ये बंगाल में पहली ऐसी संस्था थी जो क्रांति से संबंधित कार्यों को देखती थी। अनुशीलन समिति बंगाल में पहली ऐसी संस्था थी जो क्रांति से संबंधित जो है कारनामाओं को देखती थी। अच्छा, इसकी स्थापना जो है वो 1902 में, अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो 1902 में दो लोगों के द्वारा की गई थी। एक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे। ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे। ये हैं आपके भूपेंद्र नाथ दत्त 1902 में। और दूसरे जो थे वो थे बारेंद्र घोष। और बारेंद्र घोष जो हैं वो कौन थे? वो अरविंद घोष के भाई थे। बारेंद्र घोष। इन दोनों लोगों ने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर के 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला। 1906 में। और बेटा 1906 में पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है वारीसाल। वारीसाल में कुछ लोग क्रांति कर रहे थे, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे वारीसाल में 1906 में। तो 1906 में वारीसाल में बंगाल में कुछ लोग जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाईं। और जब पुलिस ने उन पर लाठियां चलाईं तो इन्होंने ये कहा, युगांतर ने ये लिखा कि अंग्रेज सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने पड़ेंगे। ताकत का मुकाबला ताकत से करना होगा। दोबारा से सुनिएगा, 1906 में जब बारीसाल बंगाल में है, एक स्थान है, यहाँ आंदोलन, कुछ लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। और जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे तो उन पर पुलिस ने लाठियां चलाईं। और जब पुलिस ने उन पर लाठियां चलाईं तो युगांतर अखबार ने ये लिखा कि बेटा अंग्रेज सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने पड़ेंगे। ताकत का मुकाबला ताकत से करना होगा। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। चलिए, युगांतर के बाद अब हम लोग अगली चीज़ देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा उधर लाइट आ रही है, उसको अभी हम लोग सही कर रहे हैं। आप लोग ज़रा देखिए। अगली चीज़ क्या है? अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस ये क्या है? अलीपुर षड्यंत्र केस। और अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है जरा सुनिए। कुछ नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल सी विषय वस्तु है, अलीपुर षड्यंत्र केस। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था
हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। और ये जो हेमचंद्र कानूनगो हैं, इन्होंने पेरिस में एक रूसी से सेना की ट्रेनिंग ली। सेना की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लिया। और ट्रेनिंग लेकर के सेना की ट्रेनिंग लेकर के ये भारत आए। और भारत आने के बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली। और भारत आने के बाद इन्होंने जो है कहाँ, कलकत्ता के अलीपुर में या इसका एक और नाम है मणिक तल्ला। कलकत्ता के मणिक तल्ला में या जो है अलीपुर में एक जो है वो हथियार बनाने की फैक्ट्री खोल ली या कारखाना जो है वो खोल लिया। देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस में दोबारा सुनिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। ये जो है पेरिस में इन्होंने एक रशियन से एक रूसी व्यक्ति से सेना की ट्रेनिंग ली। भारत आए और भारत में कलकत्ता में इन्होंने अलीपुर में या मणिक तल्ला में हथियारों का एक कारखाना खोल लिया। यानी वहाँ ये क्या करते थे, हथियार बनाते थे। अच्छा, 18 मई 1905 को पुलिस ने यहाँ छापा मारा। 18 मई 1905 को पुलिस ने यहाँ छापा मारा और टोटल 34 यानी 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 34 यानी 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब 34 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया तो उनमें 2 लोग थे, एक थे अरविंद घोष और दूसरे थे इनके भाई वारिंद्र घोष। इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अरविंद घोष का केस जो है वो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अरविंद घोष का केस जो है वो C.R. दास ने लड़ा था। और सबूत न होने की वजह से इन्हें क्या किया गया, यहाँ से रिहा कर दिया गया। और ये राजनीति से संन्यास लेकर के वहाँ पांडिचेरी चले गए और पांडिचेरी में जो है इन्होंने ओरोविले आश्रम की स्थापना की। और वारिंद्र घोष जो हैं इन्हें देश निकाला दे दिया गया। और वारिंद्र घोष को जो है वो देश निकाला दे दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज़ हम लोग बताएं आपको, ये बंगाल हो गया। अब बंगाल के बाद अपना जो टॉपिक है वो है बिहार। और बिहार में जो प्रमुख केस है, बिहार में पहले हमने महाराष्ट्र पढ़ा था, फिर हमने बंगाल पढ़ा, अभी हम लोग जो है वो अपना अगला राज्य पढ़ते हैं और वो है बिहार। और बिहार में जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, ये एक प्रमुख केस है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। देखो बेटा, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में होता क्या है, वहाँ जब बंगाल विभाजन हुआ था तो कलकत्ता में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड जो है बंगाल विभाजन के समय कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड। और इस किंग्सफोर्ड ने क्या किया था, बंगाल विभाजन के समय इस आंदोलन को यानी बंगाल विभाजन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया, हिंसा की। जितना कर सकता था, जितना दमन कर सकता था, जितना कुचल सकता था लोगों को, उतना इसने किया किंग्सफोर्ड ने। अच्छा, अब इसका प्रमोशन हो गया, सरकार ने प्रमोट कर दिया इसको और इसको सत्र न्यायाधीश, जिला जज बना दिया गया। कहाँ का? मुजफ्फरपुर बिहार का। मुजफ्फरपुर बिहार में ये जज बन कर के आए
और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को, जब ये अपनी बग्गी पर बैठ करके कहीं जा रहा था, तब 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने इस पर बम फेंका। और ये बम हालांकि इस पर नहीं गिरा, एक पड़ोसी गाड़ी, एक ये बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा और उसमें 2 महिलाओं की डेथ हो गई। उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जो है वो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दे दी गई। दोबारा से सुनिएगा, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज यानी किंग्सफोर्ड पर, जिसने बंगाल विभाजन के समय कलकत्ता में बहुत जुल्म किए थे, उस पर बम फेंका। लेकिन ये बम कैनेडी की गाड़ी पर, जो उसके पड़ोस में गाड़ी चल रही थी, उस पर गिरा, जिसमें 2 महिलाएं मर गईं। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने इसके बाद आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ये बिहार की भूमि पर होने वाला पहला क्रांतिकारी आंदोलन था। बिहार की भूमि पर होने वाला ये पहला क्रांतिकारी आंदोलन था। इस जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 साल की जेल हुई थी। 1908 से 1914 तक वो बर्मा की मांडले जेल में बंद रहे थे। तो ये हमने बिहार पढ़ा। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस, आप सब लोगों को याद होगा, जब हमने दिल्ली दरबार पढ़ा तब हमने ये देखा कि लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली दरबार में अथाह पैसा पानी की तरह बहाया। जब हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ था, जब हमारे देश में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब उसने पैसे को पानी की तरह बहाया। इसीलिए हमारे देश के 4 युवा क्रांतिकारी हैं, रास बिहारी घोष, बलराज, हरवंश, रास बिहारी बोस है। रास बिहारी बोस, बलराज, हरवंश और अमीन चंद ने क्या किया था? बम फेंका। किस पर? लॉर्ड हॉर्डिंग पर। 22 दिसंबर 1912 की बात है, उसमें ये बच गया। उसके बाद रास बिहारी को बोस जो हैं वो जापान चले गए। बलराज और हरवंश को जो है आजीवन कारावास हुआ और अमीन चंद को फांसी की सजा दे दी गई। ये दिल्ली को हमने पढ़ा। उसके बाद हम पंजाब को पढ़ते हैं। तो पंजाब में जो आंदोलन किया था, क्रांतिकारी आंदोलन जो किया था, वो लाला लाजपत राय, सूफी अंबा प्रसाद और अजीत सिंह, 3 लोगों के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय, सूफी अंबा प्रसाद और अजीत सिंह, इन 3 लोगों के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने पंजाबी नामक पत्रिका निकाली थी और आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। अजीत सिंह जी के बारे में बता दूं, ये जो अजीत सिंह जी हैं ये भगत सिंह के, सरदार भगत सिंह के चाचा थे और इन्होंने, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्होंने अंजुमन ए मोहिबानी ए वतन, अंजुमन ए मोहिबानी ए वतन, हम बात कर रहे हैं किसकी? अजीत सिंह जी की। ये अजीत सिंह जो हैं सरदार भगत सिंह के चाचा थे और इन्होंने अंजुमन ए मोहिबानी ए वतन नामक संस्था बनाई थी। इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो इस आंदोलन से संबंधित कार्य करती थी और इन्होंने जो है एक जो है बड़ा फेमस समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था भारत माता। इन्होंने, अजीत सिंह पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन किया, भगत सिंह के चाचा थे। इन्होंने अंजुमन ए मोहिबानी ए वतन नामक संस्था की स्थापना की, बहुत पूछा जाता है, और इन्होंने भारत माता नामक समाचार पत्र निकाला। भारत माता नामक समाचार पत्र निकाला और बेटा पत्र निकाला। अंग्रेज सरकार ने इनको नियंत्रित करने के लिए जो है वो इन्हें कहाँ भेज दिया? इन्हें देश निकाला दे दिया। इनको राष्ट्रद्रोह के केस में क्या किया? अजीत सिंह जी को देश निकाला दे दिया। तो आज हमने हमारे देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं,
महाराष्ट्र में हुए हैं, बंगाल में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, बिहार में हुए हैं और पंजाब में हुए हैं, इनको पढ़ा है। अब हम लोग कल की क्लास में, यानी कल जो है वो भारत से बाहर जो भी आंदोलन हुए हैं उनको पढ़ेंगे, तथा इसके साथ साथ हमारे देश में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनी थी उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप इस पर अच्छा सा नोट्स बनाइए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जो है वो इसको वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं हर क्लास का। इसके साथ ही मैं आज की अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।